हाजिर खिदमत है। आगे चलूं और बताती चलूं कि नज़ीहा का पूरा नाम नज़ीहा महमूद है और शौहर का नाम उफ़क़ अली है। वालिद महमूद अहमद और वालदा का नाम शहजादी परवीन। 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह और तालीम मास्टर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। आपकी पैदाइश कराची की है और बचपन भी कराची में ही गुजरा है। आपकी आइडियल शख्सियत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके मशागिल में ट्रैवलिंग, मौसीकी, बिल्लियाँ पालना और पेट से आपको बहुत उनसियत है और 2 प्यारी सी बिल्लियाँ आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। पसंदीदा एक्टर डेंजिल वॉशिंगटन और आमिर खान है। पसंदीदा एक्ट्रेस एशले जैड और शबाना आज़मी है। पसंदीदा खानों में सब कुछ पसंद है सिवाय बेचारे बैंगन के। ज़फ़र सिद्दीकी साहब ने हायर कर लिया। 2 साल तक मैंने बड़े मज़े से दोबारा वही काम किया जहाँ से शुरू किया था। ख़बरें पढ़ी क्योंकि और कोई, मुझे लगा कि यहाँ पर अब फिट होना मुश्किल है बिकॉज़ आई वाज इन माय 30s। मैंने कहा अभी ये वैसी आई कैंडीज़ का ज़माना था। 20-20, 22-22 साल के एंकर हैं जो बग़ैर पढ़े लिखे, उनको बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे ये शौक़ था कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ। अगर मुशर्रफ का चल रहा है केस तो मैं पूरा रात भर पढ़ती थी, इतना बड़ा थद्दा बनाती थी और जाके बैठ जाती थी। फिर मुझे था कि डिसेंसी आनी चाहिए। अगर आप ठीक है दुपट्टा साइड में भी ले रहे हैं तो आपकी अपीयरेंस डिसेंट आनी चाहिए। तो जो हमारी सैलरी होती थी वो हम कपड़ों पे लगा देते थे। तो ये इस तरह के सीधे साधे, जब आप का डीएनए में सादगी हो तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मैंने उस सब टाइम को, हर वक्त को बड़ा इन्जॉय किया। वो मेरे फायर होने को भी इन्जॉय किया और वापस रखे जाने को भी इन्जॉय किया, कैमरे से बात करने को भी इन्जॉय किया, डॉक्यूमेंट्री के धक्कों को भी इन्जॉय किया। तो मुझे कोई शिकायत नहीं हुई उस वक्त तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कर दिया कुछ अलग। अच्छा, वो कुछ बिल्स पे उस वक्त पॉलिटिकली कुछ टेबल्स पे ना बिल्स भी हिले चाइल्ड लेबर के हवाले से और इस हवाले से, क्योंकि वो बच्चों ने बड़ी ऐसी ऐसी बातें की कि मैंने उनसे भी सीखा कि अगर आप, एक बच्चा मुझे याद है, अल्लाह करे वो हयात हो, अच्छा हो, जहाँ भी हो, उसने मुझे कहा कि बाजी 1 लाख रुपए भी घर से भागने वाला कमाए ना, उसके लिए 1 ही रुपया है। वो मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा ये जो समद बॉन्ड का नशा करता है ना, वो अक्सर पुलिस वाले आते हैं तो दूसरा कहता है, जो छोटा पुलिस का होता है उसको पकड़ो, उठा लेते हैं, वो कहता है आगे मरा हुआ है, इसको कौन उठाए। तो मतलब उनकी क्या ज़िंदगी होती है 15-16 साल की। समद बॉन्ड सूंघ के, गोंद सूंघ के वो मर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो पॉवर्टी इज़ वेरी डेडली डिजीज़। ये ज़्यादा पंजाब से आते थे और कराची में आके फिर इनके साथ क्या, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब क्या नहीं हुआ होगा इनके साथ, आप सोच सकते हैं। तो ये बड़ी एक दुख भरी कहानी थी। खैर उसके बाद जब फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे जैसे फायर किया गया, मतलब मुझे दिसंबर में फायर किया गया था। जनवरी में 10 तारीख थी, इस्लामाबाद से मुझे एक जगह से फ़ोन आया, वो भी एक NGO थी, कि आपको ह्यूमन एक्सेलेंस रिपोर्टिंग का अवार्ड देना और 50,000 रुपये देने हैं। अब ये 2010 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 50,000 रुपये 5 लाख रुपये होते थे। तो हम जो है, हमें ईमानदारी की बीमारी थी, तो हमने कॉल कर दिया समा TV को कि जाके आप अवार्ड ले लें, ये आपकी चैनल के लिए मैंने बनाई थी। तो उन्होंने कहा ना हमारा आपकी डॉक्यूमेंट्री से ताल्लुक़ है ना आपसे ताल्लुक़ है। अच्छा भाई, तो कभी कभी somebody's food is somebody's poison and somebody's poison is somebody's food। तो उनका ये जहरीला जवाब मेरे हक़ में गया। मैं इस्लामाबाद टिकट लेके पहुंची, मैंने अवार्ड लिया, स्पीच दी, इज़्ज़त कमाई, मैं आ गई। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर कुछ और मीडिया चैनल्स में काम किया। मेरा साथ ये था कि मुझे था कि हम बर्न आउट हो जाते हैं एज न्यूज़ प्रेजेंटर्स। तो फिर जब समा TV में 2012 में मैंने जब रीजॉइनिंग दी थी, तो 2014 में हमारे एक बॉस थे जो क्या ही बोलूँ मैं उनको, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। उनकी ज़बान ऐसी थी कि मतलब है कि बंदा डर जाए, और टोन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। तो कान में जो हमारी IFB लगी होती थी, एक दिन वीना मलिक का इंटरव्यू करना था। अब मुझे तो कोई इंडिसेंट सवाल करना पसंद नहीं है, चाहे कितना भी कोई इंडिसेंट सेलिब्रिटी हो आपकी नज़र में। तो मुझसे एक आ गया कान में कि उनसे पूछें कि ये पहले तो अपने हस्बैंड का इतना हाथ पकड़ती थी, लवी डवी होती थी, अब क्यों नहीं पकड़ती? हम मैं ना पूछूं? 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो मेरे कान में चीख आई है ना, मैंने घबरा के सवाल कर दिया। तो मुझे ऑन एयर जवाब मिला कि ये लड़की पागल तो नहीं है। तो उसके दूसरे दिन मैंने तय कर लिया था कि मैंने छोड़ देना है काम। तो फिर मैंने 1 हफ़्ते में छोड़ दिया और मैं चली गई लंदन। वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, थोड़ी उसकी कोर्सेज़ किए, थियोरेटिकल।
कैमरा हैंडलिंग वगैरह के मैंने कोर्सेज़ नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बहुत महंगाई थी और हम अपने हलाल के पैसे जमा करके गए थे, टिकट भी लिया, सारे कोर्सेज़ भी किए। मेरे हस्बैंड की मुझे हमेशा सपोर्ट रही, हालांकि उनको लगता था कि मैं क्या पगलेट से शादी कर ली है, लेकिन वो कहते थे शौक़ पूरे कर ले। तो हम चले गए और उसके बाद फिर लंदन में टीवी प्रेजेंटेशन का कोर्स, जो वॉइस ओवर्स का, फोटोग्राफी का भी किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं ये टेक्निकल टर्म्स मुझे याद नहीं रहेंगी, तो वो कोर्स मेरा ज़ाया हो गया। बस शौक़ में कर लिया, लेकिन वॉइस ओवर्स मैंने तकरीबन 17 साल किए, आज तक कर रही हूँ। और किसी एड कमर्शियल्स में कभी मिल गए, मैंने टीवी कमर्शियल्स में काम भी किया। आसिम रज़ा पहले मेरे डायरेक्टर थे, मुझे वो याद है, वॉल्स का ऐड था, 19 साल मेरी उम्र थी और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। उसके बाद रोज़ पेटल और बहुत अच्छे मुझे प्रोडक्ट्स मिले, शहजान, सबके मैंने एड्स किए। अब उस वक्त यूट्यूब भी इतना हुआ नहीं था। जब उसने कनाडा में पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, आज उसको गए हुए 6 साल बीत गए, मगर उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। Good morning, everyone. Yes, indeed, the European economy is at last showing signs of recovery, according to official figures released yesterday by the European Commission. Hello and welcome. I'm Naziha Mahmood. Fact: did you know that the amazing St Pancras station is one of London's most treasured landmarks? Hello, everyone. I'm Naziha Mahmood. Now, Britain's gone plastic mad. Over 65,000 people are having cosmetic surgery in the UK every year. क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब सवाल लेकर मैं नज़ीहा महमूद जब लंदन आई तो परेशानी ने मुझे घेर लिया। यूँ लगा जैसे हर चीज़ अजनबी है, लेकिन सिर्फ 1 माह बाद जब वापस जा रही हूँ तो लग रहा है कहीं और जा रही हूँ और किसी अपने को छोड़कर जा रही हूँ। तो उसमें से कुछ एड्स हैं और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जब एक एज आ गई तो फिर मैंने बैकग्राउंड वॉइस ओवर शुरू कर दिए। तो मेरी वॉइस माइक पे भी एक बहुत, जिसको कहना चाहिए, मेरा जो फोटे था वो डॉक्यूमेंट्री की एक धीमी जो इन डेप्थ आवाज़ होती है ना, उसका मुझे शौक़ था कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ। तो खैर ये सिलसिला चलता रहा। जब दूसरे चैनल्स में काम किया तो मैं बीच बीच में ना 2 साल का ब्रेक लेती थी, 2 साल काम करती थी, 2 साल आज़ादी ख़रीदती थी, फिर 2 साल काम करती थी। इस तरह मेरा 28 साल का 29 साल का करियर हो गया, इंक्लूडिंग एविएशन एंड मीडिया। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद जब 10 साल गुजर गए, इन 10 सालों में मैंने लंदन में पढ़ा, 2014 में मैं वापस आई। 2015 में मैंने जैसे मुझे एकदम से ना 2014 में कुछ हिट किया हो। उससे पहले जैसे 2011 से 2013 तक मैं बड़ी शॉपहॉलिक हो गई थी और मैंने कपड़े वपड़े बड़े ख़रीदे और कुछ पता नहीं था ना, एक एक्साइटमेंट थी, एडवेंचर था, एक बहुत ही रेस्टलेस सोल थी मैं। वो जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं उनके दुख बेहिसाब होते हैं। सब्र तो रायगा नहीं जाता, अर्श पे सब हिसाब होते हैं और वही कदर नहीं करते जाना जिनको हम दस्तयाब होते हैं। 2014 में जब मैं लंदन से वापस आई तो मेरी एक गैदरिंग में किसी ने मुझे मशवरा दिया अब्दुल सत्तार ईदी से मिलने का। तो हम पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। उनके दरवाजे खुले रहते थे, अब तो खैर ना खुले होते हूँ क्योंकि ईदी साहब ही थे, लेकिन उस वक्त ईदी साहब के दरवाजे खुले थे और हम उनसे मुलाकात करके आ गए। वो मुलाकात 2.5 घंटे की थी और उसमें 2.5 अल्फाज नहीं कहे उन्होंने, पर उनके एक ऑरा में बैठने से मुझे लगा ना कि मेरा दिमाग ही पलट गया। तो मैंने फ़ैसला किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कि मैंने उनके ऊपर काम करना है, उनके साथ काम करना है। फिगरेटिव काम नहीं करना था मुझे, टेक्निकल टर्म्स में नहीं, मुझे एक इंसानी पहलू को दिखाना था। कि मैंने कहा यार ये कुछ इंसान की वाइब्स ऐसी हैं, कोई फ़रिश्ता सिफत आदमी है। बस उनकी एक बात मुझे याद रह गई, इंसान बनो इंसान बनाओ, इंसान बनो इंसान बनाओ, बोलते जाते थे। तो बहुत ही धक्के खाए उसमें। हर दफ़ा हमारा जो शूट कैंसिल हो जाता था, वो मेरे पैसे भी ज़ाया होते थे। तो मैंने अपनी सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट करके वो अल्लाह करके डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बना ली, चिराग के नाम से। उस सारे में उनकी तबीयत की वजह से मुझे पूरा साल लग गया। इंसानियत का नाम दूसरा सब्र है। सब्र नहीं करता तो इंसानियत टिकती नहीं। मैं तो इंसान हूँ और इंसानी नाते काम करता हूँ। बगैर मुझे सुबह उठते ही बगैर लिख के छोड़ता नहीं। जिंदगी इसके प्यार में निकल। बिल्किस की इंसानियत से मोहब्बत ने ईदी के दुखों से लड़ते वजूद पर जैसे मरहम सा रख दिया हो। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जो चूल्हों में बच्चे आते थे उनको संभालती थी, देती थी, प्यार करती थी। मुझे इनसे प्यार हो गया। मिशन था तब तो मैं इसके फंदे में फंसी। मैंने कहा अल्लाह तू मुझसे नेक काम लेना चाहता है तो ले लेना, वरना बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी।
बिल्किस ना होती मैं ना होता। मैं चिराग का तेल हूँ, तेल के बगैर चिराग जलेगा नहीं। अनचाही औलाद आज के दौर में भी खत्म कर दी जाती है। ये बात ईधी का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। इसीलिए ईधी और बिल्किस ने ईधी होम्स के बाहर झूले रखने का फैसला किया और बोर्ड पर लिखा गया, बच्चों को मत मारो, हमें दे दो, हम पालेंगे। और आज हजारों मासूम जाने उनकी शुक्रगुजार हैं। इस दौरान मेरी खुशकिस्मती ऐसी हुई, मैंने फैसला कर लिया था कि अब सोलो जाना है। अब मतलब ये कि चैनल्स में काम ही नहीं करना है, झमेलों में पड़ना ही नहीं है, बातें सुननी नहीं है, चाकरियाँ करनी नहीं है। तो खैर, तो आई वॉज़ अबाउट टू बी 40, आई वॉज स्टिल इन माई 30s, तो मैंने ये काम कर लिया। और जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई तो उस डॉक्यूमेंट्री ने मैंने भेजी दोस्तों को बाहर इंटरनेशनल। मेरी कैलिफोर्निया में एक दोस्त हैं जो मेरी नई नई दोस्त बनी थी, उनको मैंने भेजी सबटाइटल लगा के। तो उनका तो दिल ऐसा था, वो तो रो पड़ी। उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा, ये कौन है, ईदी है वगैरह। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर करके मैंने 200 लोगों को इन्वाइट किया और सब रो रहे थे। उसमें मैंने अपनी नरेशन की थी, अपना स्क्रिप्ट खुद लिखा था। और उसकी जो सबसे आला तरीन बात थी, उस वक्त मेरे जहन में ख़्याल आया, मुझे जैसे ना मेरी स्पिरिट ने हिट किया हो, तो मैं दुनियावी चीज़ों से हट के ना मेरा एक ट्रांस में चली गई। मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी की जर्नी का आगाज़ मेरा 2015 में हुआ कहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? लोग इसको बड़ा रॉकेट साइंस कहते हैं या समझते हैं कि बड़े अलग लोग होते हैं। भाई स्पिरिचुअलिटी वो होती है जिसमें आप दौड़ धूप से हट के ना अपनी स्पिरिट में झांक सकें, उससे करीब हो जाएं, बस इतनी सी बात है। सो अल्लाह ने मुझे इस खुशकिस्मती अता की, मेरी खुशकिस्मती, आई वॉज़ ब्लेस्ड कि मैं अपनी स्पिरिट से क्लोज़ होना शुरू हो गई, इंसानियत से क्लोज़ होना शुरू हो गई। जब आप किसी के दुख दर्द की कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं ना, तो फिर आप एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। बिकॉज़ आज के दौर में आप किसी को अपनी कहानी बताना शुरू करें और मजाल है कि जी 30 सेकंड से ऊपर वो आपकी सुन ले बात, ऐसा नहीं होता। लेकिन और किसी की खुशी सुनना भी लोगों के लिए महाल है। अंदर से तो दिल में जो है ना गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इसको क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, ऊपर से अच्छा भाई बहुत मुबारक हो। तो ना कोई किसी की खुशी बांटता है ना गम बांटता है, सीधी बात है। लेकिन मैं कहती हूँ खुशी में खुश हो जाओ, दुआ कर दो अगले के लिए, आपको डबल मिलेगा। और गम किसी का सुन लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे चाय को मुझे आज मौका ये मिला है कि चाय को तड़का खूब लगता है ना, बड़ा मज़े की हो जाती है, लेकिन उसको आप छाने बगैर नहीं बता सकते। तो मैं आपको छान के बता रही हूँ ये सारी कहानियाँ। इसके बीच बीच में भी बहुत कुछ हुआ। आगे चलते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया, अमजद साबरी को ढूंढते हैं। इतना बड़ा आदमी कहाँ मुझे घास डालेगा, मैंने ऐसे ही सोचा। लेकिन मैंने उनको पहला फ़ोन किया, नंबर कहीं से लेके, मीडिया में थोड़े बहुत जान पहचान थी, किसी ने नंबर दे दिया। पहली घंटे पे उस शख्स ने उठा लिया और दूसरी दफ़ा कहने पे वो शख्स प्रोडक्शन हाउस पहुंच गया, चप्पल में सीधे, कह रहे देर हो रही है, मुझे जल्दी बताओ। तो मैंने कहा सर मुझे ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट कुछ बनाना है, एक एंथम मैं बनाना चाह रही हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ईदी साहब थे। तो उन्होंने कहा क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैंने एक ट्रेलर सा, टीज़र सा बनाया था, वो उनको दिखा दिया। तो वो मेरा ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसको कहना चाहिए सेकंड टर्निंग पॉइंट। ईदी साहब से मिलने के बाद मेरा ये टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा भाई क्या चाहती हो, रुलाना है रुला देंगे, कह के वो चले गए। 3 महीने वो ट्रैवल करते रहे। 3 महीने के बाद मैंने फिर कॉल किया, कह लेंगे भाई मैं तो अभी आया हूँ फ्लाइट से, 3 दिन से सोया हुआ नहीं हूँ, मैं तो नहीं गा सकता आज। मैंने कहा सर प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, आप आ जाइए, कर दें जैसा भी आप गाएंगे। तो कह रहे मैं एक ही टेक दूंगा। तो वो एक टेक में उन्होंने वो ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया साबिर ज़फ़र साहब से। एक दफ़ा में मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको रीराइट कर लें, ये मैं चाह रही हूँ। तो जब वो रीराइट हुआ तो बेहतरीन हो गया। और ऐसा निकला वो कि मुझे लगा ये सिर्फ ईदी साहब के लिए नहीं, ये तो इसको मतलब रूफ टॉप से जाके परेड्स में कहाँ कहाँ नहीं चीख चीख के इंसान जो है ना गा सकता। और ये पूरी दुनिया, मतलब ये कि 100 साल पहले और आज के दोनों उसमें लागू होते हैं। ये वो वाला आप जैसे कहना चाहिए ना, चार्ल्स डिकेंस की जो एक द मोस्ट फेमस रीड, ब्रिलियंट रीड, द टेल्स ऑफ 2 सिटीज़, उसका पहला जुमला ये था, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो उस ह्यूमैनिटी एंथम वो ऐसा बना कि सुन के आज भी मुझे गूज बम्स होते हैं। इस बात को 8 साल हो गए। अमजद भाई जो है वो, उनसे बस 3 मुलाकातें रहीं, मगर ऐसा लगा कि दिल का कनेक्शन बन गया है। फिर उसको गाने के बाद वो 1 घंटा बैठे, अपनी नीस को भी लेके आए हुए थे, बड़ी गुफ्तगू हमारी अच्छी रही। फिर वो चले गए लंदन वगैरह। उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन किया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे दे दो, मैं उसको वहाँ रिलीज़ कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर अभी तो डॉक्यूमेंट्री पूरी बनेगी। तो बस वो मैंने मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि 4 महीने के बाद वो दुनिया ही से पर्दा कर लेंगे। तो खैर मैं चूँकि हसासियत तो कूट कूट के भरी हुई थी और मरते दम तक हसास ही रहेंगे। लोग कहते हैं शी इज़ ओवर सेंसिटिव, तो मैं इसमें कोई शर्म नहीं लेती, आई ओन इट। हाँ भाई आजकल के दौर में सेंसिटिव होना तो एक ओहदा है।
एक अचीवमेंट है। नहीं, कोई बताए मुझे जाने कैसा दौर है, आदम हो ना हवा, क्या मेरा खुदा कोई और है। मेरे लिबास ज़ीस्त की बिखरी है धज्जियाँ, दामन न जाने मेरा गरीबा। अस्सलाम वालेकुम। सेहत के सफ़र में खुशामदीद। हर औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब खुशी और डर दोनों के मिले जुले तासुरात होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब औरत माँ बनती है। तो अपनी सेंसिटिविटी को लेके मैं 2-3 महीने इतनी डिस्टर्ब रही कि मैं काम नहीं कर सकी। मैं उस वक्त कास्टिंग के लिए गई हुई थी। एक मुझे कमर्शियल, आप सोचें इस एज में भी कमर्शियल की ऑफ़र आई थी, तो वो मैं कास्टिंग में फ़ेल हो गई। चूँकि वो उसी वक्त मैंने ARY पे ख़बर देखी कि अमजद भाई चले गए। यकीन ही नहीं आया। 2-3 महीने मैंने सिर्फ अमजद भाई की वीडियोज़ देखी और पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना मैंने छान पटक कर ली। खैर 3 महीने के बाद अपने आप को संभाला दोबारा से कि अब कुछ करते हैं। तो वो ह्यूमैनिटी एंथम अमजद साहब के जाने के बाद मुझे बस उसका जौहर ही नहीं मिला, और मैंने कहा ये शख्स इतना कीमती था कि मैं इसका ऐसे ही तो रिलीज़ नहीं करूँगी। तो मैंने ईदी साहब की डॉक्यूमेंट्री से उसको जुदा करके डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं था। क्योंकि जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ अमजद भाई के 1 महीने बाद, तो मैं गई, तो मुझे जुमला बताती हूँ आपको, नाम नहीं लूँगी, किसी का ऐब छुपाना चाहिए। मुझे जुमला ये सुनने को मिला आगे से, ईदी साहब को कौन पूछता है। अपना तो दिल ऐसे ही टूट जाता था ना आराम से। तो हम तो दिल टूटने के लिए बने, और दिल टूटने वाले बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके दिल टूटते हैं, क्योंकि फिर रोशनी उधर ही से आती है। तो जब मैंने ये सुना ना, तो मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट्री को फ्री में दे दिया, मैंने सेल भी नहीं की उसको। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करें। तो वो ह्यूमैनिटी एंथम को मैं जैसे ना ऐसे हाथ में रख के बड़े प्यार से लेके 7 साल घूमती रही। मुझे कोई जौहर ही नहीं मिला उसका, क्योंकि वो एक हीरा मेरे पास एक चीज़ थी। मैंने कहा इसको वक्त आएगा इसका। उसका वक्त कैसे आएगा, कब आया, अभी बताती हूँ आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो 2016 की बात है। 2016 में फिर मैं नौकरी में कर रही थी मीडिया में, न्यूज़ एंकर की, वो भी मैंने छोड़ दी। और फिर 17 में आप समझिए कि बहुत ही मेरे लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे धक्के क्या होते हैं, दिल असल में दिल की चोट क्या होती है, दिल टूटता है तो कैसा लगता है, वो दरअसल सारी ज़िंदगी तो हमें पता नहीं चला, हम समझे कि हमारा दिल टूट गया, लेकिन दिल हमारा 2017 में टूटा और हमारे अब्बा भी इस दुनिया से पर्दा कर गए। तो वो साल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मेरी आईसाइट 6/6 थी, तो हम इतना रोए कि आईसाइट हमारी जो है वो करीब की थोड़ी काफ़ी कमज़ोर हो गई। खैर फिर उठाया ख़ुद को, 2018 में काम किया, प्रोजेक्ट्स किए, पैसा कमाया, अपने पैरों पे दोबारा खड़े हुए। तो 2018 के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, तो फिर काम छोड़ दिया, फिर मैं लंदन चली गई। 2019 में पता भी नहीं था कि अभी दुनिया हिलने वाली है, दुनिया का पूरा दायरा ही जो है ना उल्टा होने वाला है, कोविड साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो हम तो लंदन काम ढूंढने गए थे कि भैया पाकिस्तान में तो किसी को कदर नहीं, यहाँ कुछ करते हैं। तो 3 महीने मैंने 4 महीने वहाँ गुजार दिए, काम नहीं मिला। तो फिर वापस करने का, वापस आके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उस वक्त भी अब्बू की याद बड़ा मुझे सताती थी। तो अब्बू को तो खैर कभी इंसान भूल ही नहीं सकता, आज 7 साल बाद भी, लेकिन यह है कि अब मुझे ज़्यादा क्लोजनेस फील होती है उनसे। उनकी छोटी छोटी बातें जो है ना, मुझे लगता है कि मेरे लिए मशअले राह हैं, मैं याद करती हूँ। जैसे अब्बू कहते थे, बेटा रिश्ते खून के नहीं सलूक के होते हैं, और ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे गम हैं, बस इतनी है ज़िंदगी। तो 2019 में दिसंबर था, मैं वापस आ रही थी। 1 हफ़्ते पहले मेरी रिलेटिव जिनके घर में रह रही थी, उन्होंने कहा गैदरिंग में चलो तुम, अपनी अंग्रेज़ी की पोइट्री लेके, वहाँ एक बहुत बड़े शायर आ रहे हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था लाइफ में उस वक्त, मतलब अब्बू के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था लाइफ में सच, लेकिन जीना है तो जीना है। और अब्बू मुझे कहते थे, बेटा तुम इतनी खुदादाद सलाहियतों के मालिक हो। अब्बू ख़बरें सिर्फ मेरी देखते थे। तो उस वक्त मुझे, हम जब वो हयात होते हैं ना माँ बाप, तो थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए अपने अंदर। उन वो लम्हे गुजर जाते हैं ना, फिर लौट के नहीं आते। और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रही हैं, आप कुछ कर लें, आपका कितना अच्छा रिश्ता हो, माँ बाप का नेमो बदल है ही नहीं, चाहे आपको अपने माँ बाप से शिकायत ही क्यों ना हो, क्योंकि सब जानते हैं सुन्नत है। आप डॉक्टर इसरार को सुने, आपको
वहाँ से पता चल जाएगा, आप कुरान पढ़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगा, अहादीस का मुताला करें, कितनी चीज़ें आपको सीखने को इतनी सिंप्लिसिटी में मिल जाती हैं कि भाई सहाबी का ये सवाल करना कि हुस्न सलूक का सबसे बड़ा हकदार कौन है, 3 दफ़ा ये सवाल करने पे तीनों दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता है वालदा, और चौथी दफ़ा जवाब आता है वालिद। तो आप सोच लें कि वालदा का क्या दर्जा है, वालिद का क्या दर्जा है। तो वालदा से तो सारी उम्र जो है ना मैं तो भिड़ती रही अपने, क्योंकि पटाई भी वहीं से होती थी और बागी बगावत भी थी। अब्बू ज़रा से मतलब है कि प्यार से लेके चलते थे कि ये बहुत सेंसिटिव है। तो लेकिन अब जाके ख्याल आता है, तो अब्बू के जाने के बाद फिर मैंने अपनी वालदा की कदर सीखी, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन थोड़ा पढ़ने से और सुन्नत नबवी पे आप अगर उसको जज्ब कर लें ना तो हो जाता है। खैर, कमिंग बैक टू 2019, तो उस गैदरिंग में मैं ऐसे ही ना बेदिली से चली गई। और फिर मैं ना बात बात पे जो है जिसको एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आई यूज्ड टू क्राई, कि किसी ने कोई ऐसा शेर सुना दिया मैं रोना शुरू हो गया। तो अब्बू के बाद मैं इतनी सेंसिटिव हो गई थी ना, उससे पहले मैं रुलाने वाली थी, रोने वाली नहीं थी सच्ची बात है। तो ये मेरी जर्नी थी। मैं हूँ एक कहानी नफीस, आई स्पीक स्टोरीज़, आई लव स्टोरीज़, और वो मोहब्बत मेरी बचपन से थी, आज तक चल रही है। तो शायरी से मुझे बड़ा लगाव था। मैंने शायरी करना शुरू की थी 18 साल की उम्र में, लेकिन मेरी शायरी को कोई घास नहीं डालता था, तो किसी को कभी बताया नहीं, सुनाया नहीं। बस खुद ही दूसरों की जो बड़े बड़े शायर होते थे या किसी का भी कोई भी शेर पसंद आया आपने उसमें लिख लिया, डायरी में, जर्नल में, चलते रहे। इस दौरान दोस्त अहबाब ऐसे मिले कि जैसे स्कूल में ना, मैं इंट्रोवर्ट थी, मैंने बताया 19 ईयर्स तक स्कूल में साथ में तो लोग बहुत होते थे लेकिन ग्रुप में ना हंसाने के लिए बस मुझे बुलाया जाता था, दोस्त कोई नहीं बनता था मेरा। तो ठीक है, तो अकेले रहने की जिसको बचपन से आदत हो, जो अकेला रहना सीख ले, मैं लोनलीनेस नहीं कह रही, सॉलिट्यूड कह रही हूँ। तो और ये कुछ डीएनए में भी था। मेरे अब्बू अपनी तन्हाई पसंद थे, बहुत एंजॉय करते थे अपनी कंपनी को, और उनको एक लफ्ज़ से बड़ी चिढ़ थी, बोर। बोर मत बोला करो, बोर क्या होता है। तो कुछ वो वाला डीएनए मुझ में भी आया था। मैं बचपन से ही तन्हाई पसंद थी। कॉलेज में एक दोस्त बनी, 2 साल उसके साथ बड़ी अच्छी शायरी और ये वो सारी चीज़ें हमारी मिलती थी। उसके बाद उनको कोई गलत राह मिल गई, वो बिगड़ गई, तो उन्होंने हमारे साथ भी बिगाड़ शुरू कर दिया, फिर हम पीछे हट गए। उसके बाद बहुत सालों तक मैंने दोस्त नहीं बनाए। तो ये लंदन की गैदरिंग में 2019 में एक शेल्फ पे मैं बहुत बोर हो रही थी, लोग खाना खा रहे थे, मुझे खाने में भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे नज़र आई एक किताब, बातें मेरे दिल की। तो मुझे गालिब बहुत पसंद थे, मुझे मुनीर नियाज़ी मेरे फेवरेट शायर हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन मुझे ना कुछ चीज़ें उनकी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। इतनी भी मेरी गाढ़ी उर्दू नहीं थी, लेकिन अपनी सारी बहनों में उर्दू की गिनती वाहिद मुझे आती थी। तलफ़्फ़ुज़ साफ़ था, शौक़ था, उर्दू से प्यार बहुत था। अभी भी अगर मैं आपसे इंटरव्यू इंग्लिश में करूँ तो आपको लगेगा मुझे शायद उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं बड़ी ताज़ीम करती हूँ उर्दू की। और मेरे अब्बू मौलाना मौदूदी साहब की सोबत में 6 साल रहे, तो मेरे और अब्बू की शायरी और इस किस्म की गुफ्तगू ज़रा ज़्यादा रहती थी। वो वक्त मैं बहुत मिस करती हूँ। बस वो एक जल्दी में होते थे ना, तो रजिस्टर नहीं किया उस वक्त को उस वक्त। तो 2019 में जब मैंने ये देखा शेल्फ में, तो मैंने उठा ली और मैंने शायरी पढ़नी शुरू कर दी। इतनी सिंपल सादगी शायरी में मैंने कभी नहीं देखी, बमाए गहराई। कैन यू बिलीव इट कि सादगी और गहराई। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार। बात अपनी ज़ात की हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। यहीं पर दिल उस वक्त चूँकि हसास हुआ था, 2 साल हुए थे अब्बू को गए हुए, कल की बात लगती थी, हम रोने लग गए। शेल्फ की तरफ मेरा चेहरा था, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, अभी कुछ हमसे भाई, हमसे डायरेक्ट सुन के भी रो लो एक प्यारी सी बड़ी आवाज़। 78 साल उनकी उम्र और उनकी स्पिरिट समझे 8 साल की होगी। मोहतरम अब्दुल हई राग़िब देहलवी साहब, आप समझें वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आफ्टर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, उन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनसे मेरी मुलाकात, उस गैदरिंग में सब बेचैन थे उनकी शायरी सुनने को, वो सुनाने को तैयार नहीं थे। मैंने रिक्वेस्ट की, वो सुनाने लग गए और पूरी शायरी सुनाते हुए मेरी तरफ जाने भी देखते रहे। अब मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि ना मैं तैयार होकर गई हुई थी उस वक्त, मतलब बिल्कुल मैंने अपने आप को छोड़ दिया था ना, जिसको कहना चाहिए ग्रूमिंग श्रूमिंग करनी है, अपनी इंटरेस्ट लेना छोड़ा हुआ था। तो खैर उन्होंने अपना नंबर दिया और कहा मुझे फ़ोन करना। मैंने उनको 1 हफ़्ते के बाद फ़ोन किया, उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया कि हम तो फ़िश एंड चिप्स खा रहे हैं, तुम इधर ही आ जाओ। तो हम ढूंढते ढांढते हैं, अच्छा मेरी नेविगेशन बिल्कुल ज़ीरो है ना, 15 मिनट का रास्ता तो मैं ढूंढते ढांढते 2.5 घंटे में पहुंची, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। सेल्फ्रिजेस में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, अकेले में। ये दूसरी मुलाकात थी, वैसे पहली गैदरिंग में हुई थी। तो उन्होंने अपनी किताब मुझे गिफ्ट की और उसमें लिखा कि
मतलब क्या लिखा मैं आपको बताऊं। उनकी ये किताब भी मैं इस वक्त आपको दिखा देती हूँ, एक ही रह गई है और ये मेरे लिए बड़ी बड़ी मतलब कीमती चीज़ है। तो अंदर इन्होंने बड़े प्यार से लिखा मेरे लिए, जो भी लिखा, और मतलब मुझे जानते भी नहीं, वो कह रहे हैं कि विद प्लेजर टू प्रेजेंट माय बुक टू डियर मिस नज़िया। अब मिस नज़िया को इतने दिनों बाद कह रहा है तो मैंने कहा ये खुद इतने काबिल एहतराम मुझे मिस नज़िया कह रहे हैं। पहली ही मुलाकात में दूसरी का इंतज़ार किए बगैर मुझे देखा और उन्होंने कहा लगता है बड़ी टूट फूट हुई है। आज हमारे जो मतलब ये कि तालाब निकल गए वहीं पे फिर से कि भाई किसी ने पूछा नहीं कुछ और देख लिया आंखों में और कहा टूट फूट हुई है, हम रोने लग गए। खैर मैंने कुछ बोला नहीं तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो लोग तो वो होते थे, तरबियत, तहजीब, अदबी लोग थे, वो अब नहीं रहे। खैर कहते हैं हमारी किताब के 5 ट्रांसलेशंस हो चुके हैं तो हमें पसंद नहीं आया, तो हमने गैदरिंग में तुम्हारी अंग्रेज़ी की शायरी पढ़ी, तुम इसको ऑक्सफोर्ड भेजना और हमारी किताब ट्रांसलेट कर लो, हम तुम्हें जो है ना 1000 पाउंड देंगे। तो मेरे तो मतलब ये कि हाथ पैर फूल गए थे, यकीन करें। मैंने साफ इनकार, मैंने कहा नहीं जी मेरा वो लेवल नहीं है सर, आई एम रियली हम्बल, लेकिन प्लीज़। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हमारे साथ आओ। अब वो मतलब चला जा रहे मगर वो इतनी दूर ATM किसी मिल गए, 250 पाउंड निकाले हाथ में रखे और पूछा भी नहीं कि हाँ कि ना। मैंने कहा मैं तो कराची जा रही हूँ, कह रहा वहाँ से हम फ़ोन पर रब्ता रखेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ़ोन पर रब्ता किया, मैंने हिम्मत करके काम शुरू किया। 6 महीने में मैंने उनकी किताब ट्रांसलेट करके उन्हें दी और उन्होंने 6 सेकंड में उसकी बुराई नहीं की बस। और 1 साल मुझे वो उर्दू की शायरी का कहने लगे इसको हम निखार देंगे, तुम थोड़ा रदीफ, काफ़िया, ज़मीन, अलिफ बे थोड़ी सीख लो इसकी। तो 1 साल मेरी उनसे गुफ्तगू होती रही। मालूम यह हुआ कि इतनी लंबी लंबी गुफ्तगू, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे फ़ोन पे। मैं चूँकि उस वक्त रेगुलर नौकरी नहीं कर रही थी तो मैं रात को जब सब घर में सो जाते थे तो मैं उनसे फ़ोन पे बातें करने लगी। ये तो 1 साल की बात है। उसके 1 महीने बाद कोविड आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1000 पाउंड का वादे पे उस शख्स ने मुझे 12000 पाउंड दिए बग़ैर मेरे मांगे। क्या उनका दिल होगा। और कोविड आ गया तो हम घर में बैठे रहे। मेरे हस्बैंड की जॉब भी गई, लेकिन इतनी सेविंग हो गई, इतना अच्छा वक्त वो था कि वो आराम से गुजर गया घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कोविड से भी बचा के रखा। तो किताब जब छपने वाली थी 2021 में, जब थोड़ा थोड़ा बाहर जाने की इजाज़त मिल गई लंदन में भी लोगों को, तो वो जाके ना मतलब वो जिसको कहना चाहिए बहुत ही दुख में थे, किसी ना तन्हा कर दिया था उन्हें किसी ने। वैसे बड़ी अच्छी उनकी फैमिली और सारा कुछ, बट वो तन्हाई का शिकार थे और बड़े सेंसिटिव। और मेरे साथ ना वो 79 उनकी एज, और वो ऐसे हंसते थे जैसे 9 साल का बच्चा हंस रहा हो। तो हम तो बचपन से ही जोकर मशहूर हैं, ख़ानदान वाले भी जब छोटे से 15 साल के 13 साल के तो कहते थे आके हुमैरा चन्ना की, मुसरत नज़ीर की, मैडम नूरजहाँ की नकल उतारो। तो वो ये जसारत हम उस वक्त करते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका मकाम पता चल गया ना बड़ा होके। तो बहनों के ससुराल वाले, बहन सब जो भी आता था कि नज़िया को बुला लो। तो मतलब ये कि जोकर, क्लाउन ऑफ द हाउस तो उनको भी मैंने बड़ा हंसाया। वो ऐसे मासूमियत से हंसते थे, कहते थे जिन लम्हों में हम हंसते हैं उन लम्हों में हम जिंदा हैं। वो मेरे पहले उस्ताद, मेरे मेंटर। ज़िंदगी में वो हमेशा देर कर देता हूँ वाली कहानी है, लेकिन असल में जो वक्त होता है वही वक्त होता है। अल्लाह का बेस्ट, अल्लाह की टाइमिंग बेस्ट है, उसका स्क्रिप्ट बेस्ट है। ये आपका तवक्कुल है, आपकी मर्ज़ी है कि देर हो गई। भाई जब आप ये सोचेंगे देर हो गई तो वो मौका भी निकल जाएगा ना। तो वो मुझे जब मिले तो मैंने कहा आपने मेरे लिए जो किया है, जो मुझे सिखाया है, जो मुझे मतलब आपका एहसान है मुझ पे, तो मैं कैसे चुकाऊंगी। कहने लगे पहली बात तो एहसान कोई किया ही नहीं अभी, हमने तो तुम्हें तुमसे मिलवाया, तुम तो खोई हुई थी, तुम्हारा तुमसे तारुफ कराया। आप बताएं कि ये शख्स इंसान मतलब फ़रिश्ता नहीं है इंसान के रूप में। ऐसे देखें आपने लोग, कुछ एडवाइस वो मुझे करके गए जिसमें से बेहतरीन एडवाइस मैंने अपने पल्लू से बांध ली आज तक। नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। तुम किसी की शायरी सुनो, काम देखो, अगर तुम्हें अपने हिसाब से अच्छा ना लगे ना तो उसको इतनी तारीफ़ करो, इट विल मेक हिज लाइफ। बट इफ़ यू क्रिटिसाइज हिम और हर, इट विल ब्रेक देयर लाइफ। वो मुझे ऐसी लगी दिल को। आज तक मैं लोगों को ना उस दिन से मैंने कहा ये जो इन्होंने मेरे लिए कर दिया है, रोशनी मुझे अल्लाह ने इनके थ्रू पहुंचाई, वो पे बैक के तो लायक ही नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको पे फॉरवर्ड करना है। तो आज तक मैं जो हूँ ना वो
टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और इस तरह की वीडियोस डालने मैंने शुरू कर दी हैं जो मोटिवेशनल आमद होती है। और दूसरी बात उन्होंने सिखाई कि थॉट जो रॉ थॉट आता है ना उसको रिकॉर्ड कर लिया करो, वो फिर दोबारा नहीं आता। वो मैंने करना शुरू किया। मैं राइटर कैसे बनी, पोइट कैसे बनी, कब हुई, ये भी एक लंबी कहानी है, छोटा करके बताती हूँ। हम तल्ख बातों का जवाब नरमी से देने की कोशिश करें तो तल्खी कम हो जाता है। इट्स अ मिथ कि जो फिल्म नहीं बना सकता वो सबसे आसान है डॉक्यूमेंट्री बनाना। ऐसा नहीं है। वो इस तरह कि देखिए डॉक्यूमेंट्री पहली दफा तो नहीं बन रही है, 1922 में शुरू हुई थी। उस वक्त उसको नॉन फिक्शनल नैरेटिव फिल्म कहा जाता था। 1926 में पहली दफा ये टर्म डॉक्यूमेंट्री कॉइन हुई। इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रियां बना रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ पर बस समझे कि हम इन्फेंट्स हैं, सीखने की लगन है तो कोशिश है।